आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, आई एम प्रोफेसर CMA CS अंकुश मोरे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब आपके घर पर सही सलामत और खुश होंगे। आज से हम 12th स्टैंडर्ड का ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल स्टडी और ऑनलाइन स्टडी दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल स्टडी आज तक आप करते आ रहे हो, स्कूल, क्लासेस, कॉलेज में पर्सनली अटेंड करना, दोस्त होते हैं, टीचर भी होते हैं। ऑनलाइन स्टडी के भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम है, कोई लेक्चर है, अगर आप उसे रिपीटेटिवली देखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई थ्योरी है जो समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको बार बार देख सकते हो जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में आपको है ना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टडी करना ज़रूरी होता है। आपको खुद को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। जब आप क्लास में पर्सनली प्रेजेंट होते तो टीचर आपको बता सकता है कि बेटा चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। आपको पर्सनली ही फोकस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, तो आगे जाने से पहले हम एक स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी का नाम है ओल्ड मैन एंड हिज सन। ओके, चलो तो स्टोरी क्या है। एन ओल्ड मैन लिव्ड अलोन, एक बूढ़ा आदमी जो अकेला रहता था। ही वॉन्टेड टू स्पेड हिज पोटैटो गार्डन बट इट वॉज वेरी हार्ड वर्क। वो उसके खेत में पोटैटो लगाना चाहता था, लेकिन वर्क काफ़ी हार्ड वर्क था। बूढ़ा हो गया तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। हिज ओनली सन हु वुड हैव हेल्प हिम वॉज इन प्रिजन। उसका एक बेटा जो उसकी मदद कर सकता था वो जेल के अंदर है। द ओल्ड मैन रोट अ लेटर टू हिज सन एंड मेंशन हिज सिचुएशन। तो अब ये बूढ़ा आदमी क्या करता है, उसके बेटे को एक लेटर लिखता है और उसको बताता है, डियर सन, I am feeling pretty bad because it looks like I won't be able to plant my potato garden this year. वो उसके बेटे को बताता है कि मुझे इस साल थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं पोटैटो इस साल लगा पाऊंगा। I hate to miss doing the garden because your mother always loved planting them. I am just getting too old to be digging up a garden plot. मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ ये सब काम करने के लिए, अब मुझसे ये सब काम नहीं होता है। If you were here, all my troubles would be over. अगर तुम यहाँ पर होते तो मेरे सारे ट्रबल्स जो है वो दूर हो जाते थे। I know you would dig the plot for me if you were not in prison. अगर तुम जेल में नहीं होते तो ये जो खुदाई का काम है, खेत का काम है, मेरे लिए डेफिनेटली करके देते थे। Love, Dad. Shortly, the old man received this telegram. और कुछ ही दिनों के बाद उसको एक टेलीग्राम मिलता है। For heaven's sake, Dad, don't dig up the garden. That's where I buried the guns. गार्डन में कुछ डिगिंग का काम मत करो, खुदाई का काम मत करो, वहीं पर मैंने कुछ गन्स को छुपा कर रखा है। At 4 a.m. the next morning, a dozen CBI agents and local police officers show up and dug up the entire garden without finding the guns. अगली सुबह 4 बजे CBI और पुलिस आते हैं और पूरा का पूरा खेत जो है वो खोद देते हैं और उन्हें एक भी गन नहीं मिलती है। Confused, the old man wrote another note to his son telling him what happened. अब वो बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो गया, उसने अपने बेटे को क्या किया, एक खत लिखा। And asked him what to do next. And his son's reply. अब बेटे से पूछता है कि मैंने आगे क्या करना चाहिए। तो बेटे का रिप्लाई आता है, Go ahead and plant your potatoes, Dad. It's the best I could do for you from here. अब आप आपके पोटैटोज प्लांट कर सकते हो, यहाँ से बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी का मॉरल अगर हम देखते हैं तो मॉरल क्या है कि आप कहाँ पर हो, कौन सी सिचुएशन में हो, क्या टाइम है, डजेंट मैटर। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो ना तो आप उसे कर सकते हो। इसी तरीके से भी ऑनलाइन स्टडी, अभी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। करंटली जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है जिसने हमें ऑनलाइन स्टडी लेना काफ़ी मजबूर कर दिया है। ओके, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडी करना। अगर आप इसके बेनिफिट्स देखते हो और यूज़ करते हो अच्छी तरीके से तो काफ़ी अच्छा स्कोर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। ओके, लेकिन इसका बेनिफिट आपको खुद को लेना पड़ेगा, राइट। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल पता चलता है कि अगर हम सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें, जो टाइम हमें दिया है, हम कहाँ पर है डजेंट मैटर। ओके, हमें उसके बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में आपको मैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 1 के लिए आपको दूसरे टीचर रहेंगे।
आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। चैप्टर्स टोटल 8 चैप्टर आपके सिलेबस में है। ओके, देखो चैप्टर्स के ऊपर और बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपका 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस भी बड़ा है नो डाउट, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल मुझे लगता है कि 11th के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। तो अगर आपको डर लगता होगा कि 11th में डिफ़िकल्ट था और 12th में आप कैसा रहेगा, तो 12th में बट ऑब्वियस थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एज़ कम्पेयर टू 11th 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। एफर्ट्स तो लेना ज़रूरी है, मैथ्स इतना भी सिंपल नहीं है। ओके, लेकिन मैथ्स आपको हमेशा काम नहीं है। चलो, तो टोटल सिलेबस में 8 चैप्टर्स है, जिसमें से फर्स्ट है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सेकेंड आपको पढ़ने को मिलेगा इंश्योरेंस एंड एन्युटी। थर्ड है लीनियर रिग्रेशन। 11th चैप्टर में आपको कोरिलेशन 11th स्टैंडर्ड में आपको कोरिलेशन चैप्टर हुआ है। कोरिलेशन का ही एडवांस लेवल है रिग्रेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे लिए टाइम सीरीज। नंबर 5 है इंडेक्स नंबर। नंबर 6 है लीनियर प्रोग्रामिंग। नंबर 7 असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग। ये आपके सिलेबस का सबसे सिंपल चैप्टर है। एंड लास्ट चैप्टर हमें स्टडी करना है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जिस सीक्वेंस से यहाँ पर चैप्टर्स दिए हैं, हम उसी सीक्वेंस से सारे चैप्टर स्टडी नहीं कर पाएंगे। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज तो ठीक है, लेकिन ये जो डिस्काउंट का पार्ट है ना, इसे स्टडी करने से पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आपके अकाउंट्स के सिलेबस में। तो अगर अकाउंट्स के सिलेबस में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाए तो हम डिस्काउंट का पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो कमीशन ब्रोकरेज हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा, और अकाउंट्स में जब आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट हो जाएगा उसके बाद हमें डिस्काउंट स्टडी करना पड़ेगा। इंश्योरेंस और एन्युटी ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का कनेक्शन 11th स्टैंडर्ड के कोरिलेशन चैप्टर से। ओके, तो आपको कोरिलेशन पहले रिवाइज करना होगा, उसके बाद ही हमें रिग्रेशन क्या होता है वो स्टडी करना पड़ेगा। टाइम सीरीज ठीक है। इंडेक्स नंबर स्टडी करने से पहले हमें लॉगरिदम का कैसे यूज़ करना है, लॉग टेबल क्या होता है वो देखना ज़रूरी है। 11th स्टैंडर्ड में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हो, इसके पहले नहीं पढ़ा है, तो उसका टेंशन मत लो, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। ओके, इंडेक्स नंबर में हमें लॉगरिदम का स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन जो है ना वो डिफ़िकल्ट है। अभी आपको 11th और 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन लॉगरिदम या लॉग टेबल की हेल्प से आप डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसके अलावा भी हम नंबर ऑफ ट्रिक्स के थ्रू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हम कब स्टडी कर पाएंगे, जब आपका मैथमेटिक्स 1 में इंटीग्रेशन चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टडी करने से पहले हमें मैथ्स में इंटीग्रेशन भी स्टडी करना पड़ेगा। तो मैथ्स 1 में आपका जब इंटीग्रेशन हो जाएगा उसी के बाद हम प्रोबेबिलिटी को कवर कर सकते हैं। ओके, तो कुछ रीज़न है, इस वजह से हम प्रॉपर सीक्वेंस में मैथ्स का सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे। हमें थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज करना पड़ सकता है। टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा मैं आपको पूरा गाइडेंस करके जाऊँगा। ओके, अब ये तो हो गया सिलेबस। अब हमारा मार्क्स वेटेज कितना है चैप्टर वाइज। पार्ट 1 का वेटेज तो आपको मैथ्स 1 के टीचर बता देंगे। पार्ट 2 के लिए वेटेज मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। इसका वेटेज कितना है 6 मार्क्स का। ओके, सेकेंड है इंश्योरेंस एंड एन्युटी फॉर 4 मार्क्स। नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन फॉर 8 मार्क्स। टाइम सीरीज फॉर 7 मार्क्स। इंडेक्स नंबर फॉर 7 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग
for 6 marks, assignment problems and sequencing for 9 marks, probability distribution for 11 marks. और ऐसा टोटल 58 मार्क्स का पेपर होता है विथ ऑप्शन. ओके, विथ ऑप्शन. ऑप्शन किस तरीके से रहेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में पेपर पैटर्न में स्टडी करने वाले हैं. तो टोटल आपका मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों को मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से मैथ्स 1 40 मार्क्स के लिए और मैथ्स 2 रहेगा 40 मार्क्स के लिए. दोनों मिलाकर कितने होंगे आपके 80 मार्क्स हो गए, राइट. मैथ्स 2 में आपका पेपर रहेगा 58 मार्क्स का विथ ऑप्शन. जैसे 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना, 2 में से 1 सॉल्व करना विथ ऑप्शन होता है, राइट. तो 58 में से आपको मैथ्स 2 में कितना सॉल्व करना है 40 मार्क्स का. मैथ्स 1 में भी सेम रहेगा 58 मार्क्स का टोटल, जिसमें से 40 मार्क्स का आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे 18 मार्क्स आपको क्या मिल रहे हैं, ऑप्शन में मिल रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपकी चॉइस होती है. इम्पॉर्टेंस अगर हम देखते तो सबसे ज़्यादा वेटेज, हाईएस्ट वेटेज किस चैप्टर को है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को. नेक्स्ट वेटेज असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग को. आफ्टरवर्ड लीनियर रिग्रेशन ये है. देन टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर 7 मार्क्स, कमीशन ब्रोकरेज लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, राइट. चलो आगे हम जैसे जैसे चैप्टर स्टडी करेंगे और डिटेल में देखते जाएंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, चलिए तो वेटेज है विथ मार्क्स विथ ऑप्शंस. नेक्स्ट आपका पेपर पैटर्न कैसे होता है. चलो, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2021 एनुअल जो आपकी फाइनल एग्जाम होती है. टोटल आपके लिए 3 आवर्स का टाइम होता है और 80 मार्क्स का पेपर होता है. 40 मार्क्स के लिए मैथ्स 1 रहेगा, 40 मार्क्स के लिए मैथ्स 2 रहेगा. अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दिए है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और एवरी क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट बीट ए बीट अगर आप देखते हो तो 3 क्वेश्चन में से 2 सॉल्व करना, बी पॉइंट में आपको मिलेगा फिर से 3 में से 2 सॉल्व करना. ओके, तो सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. ओके, सेकेंड, देयर आर 6 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस. टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैथ्स 1 के हैं, 3 क्वेश्चन मैथ्स 2 के रहेंगे. राइट आंसर्स ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन द सेम आंसर बुक. एक ही आंसर बुक में आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों के भी आंसर लिखने होते हैं. यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल इज अलाउड. लॉग टेबल का यूज़ करना आपको अलाउड है, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि आप लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो. डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल हमें हेल्प करता है. 11th और 12th में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. प्रॉब्लम्स की डिफ़िकल्टी लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा होती, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं. वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए. ग्रेजुएशन लेवल में आफ्टर 12th आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है. प्रोफेशनल एग्जाम भी आप करोगे तो कैलकुलेटर आपको यूज़ करने को मिलेगा, लेकिन 11th 12th में नहीं है. हाँ, कैलकुलेटर की जगह पे हम लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है ये पूरा डिटेल में आपको आगे बता दूंगा. ओके, नेक्स्ट, for LPP graph paper is not necessary, only rough sketch of graph is expected. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं. उसके लिए ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी. एक रफ स्केच आप बना सकते हैं, मतलब जो आपका आंसर पेपर है डायरेक्टली उसी में आप, या फिर रजिस्टर में जैसे पेजेस होते हैं उसी में आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो. ओके, एंड लास्ट, स्टार्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन ऑन न्यू पेज. चलो ठीक है, तो सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, 6 क्वेश्चन से. सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 रहेगा, मैथ्स 1 मैथ्स 2 सेम आंसर बुक में लिखना है. लॉग टेबल अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. LPP के लिए आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना ज़रूरी नहीं रहेगा और हर एक क्वेश्चन आपने न्यू पेज पर स्टार्ट करना है. अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपको सेक्शन 1 का पेपर पैटर्न मिलेगा. ओके, पहले 3 क्वेश्चन मैथ्स 1 के होते हैं. नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैथ्स 1 के, क्वेश्चन नंबर 4 to 6, 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन मैथ्स 2 से रहेंगे. वैसे पेपर पैटर्न देखा जाएगा तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का कंप्लीट पेपर पैटर्न सेम होता है. ओके, जैसा कि मैथ्स 1 में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बिट, ओके,
फर्स्ट बिट रहेगा सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर ईच सब क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ओके, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति क्वेश्चन होता है और आपके 4 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आपको सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शंस बताना होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर A1 में से A बिट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल 6 बिट्स होते हैं, 1 मार्क्स ऑफ इच, ओके। नेक्स्ट इसका B पॉइंट होता है स्टेट ट्रू और फॉल्स, 3 सब क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स इच। एंड C पॉइंट होता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, 1 मार्क्स इच फॉर 3 मार्क्स, ओके। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स हो गए और 3 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल 12 मार्क्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ओके। आफ्टरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 2 बिट्स मिलेंगे, A बिट और B बिट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो A बिट है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी 2 फ्रॉम 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और एवरी क्वेश्चन को 3 मार्क्स होता है, ओके। सो 3 मार्क्स इंटू 2, ये क्वेश्चन होता है हमारे लिए 6 मार्क्स का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड बिट B बिट, इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 3 में से, तो सॉल्व एनी 2 फ्रॉम 3 और ये क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स इच, सो 4 इंटू 2 8 मार्क का क्वेश्चन, ओके, कोई भी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 दिए हैं जिसमें से 2 सॉल्व करना है। B पार्ट आपको मिलेगा अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन, 2 दिए हैं जिसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। और लास्ट जो होता है अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब आपको ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आंसर विथ क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाएगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते, कुछ बॉक्स होते हैं, उसमें आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पुट अप करना होता है। तो काफ़ी सिंपल पार्ट होता है, इसके पहले भी आपने शायद 10th में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। तो एक्टिविटी में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाता है, बस कुछ बॉक्स आपको ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं जिसमें करेक्ट वैल्यूज़ को पुट अप करना ज़रूरी होता है, ओके। तो अगर हम इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से A बिट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, B बिट होता है ट्रू और फॉल्स 3 मार्क्स के लिए और C बिट आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स 3 मार्क्स के लिए। तो टोटल कितने हो गया, 12 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें 2 बिट्स रहेंगे A एंड B और सॉल्व एनी 2 फ्रॉम 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करना है, सेम सॉल्व एनी 2 फ्रॉम 3। यहाँ पर जो A बिट होता है वो 3 मार्क्स के लिए होता है, तो 3 इंटू 2 6 मार्क्स। ये जो B बिट होता है ये 4 मार्क्स के लिए होता है, 4 इंटू 2 8 मार्क्स, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा अगेन इसके 3 बिट से A, B एंड C। A बिट में आपको क्या करना है, अगेन सॉल्व एनी 2 फ्रॉम 3 मार्क का क्वेश्चन होता है इसलिए 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट सॉल्व एनी 1 फ्रॉम 2 में से एक सॉल्व करना है और C बिट अगेन सॉल्व एनी 1 फ्रॉम 2। ये 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स। तो ओवरऑल ये आपका बेसिक पैटर्न है, ये टोटल 40 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। ये आपका 40 मार्क्स का पैटर्न होता है और सेम इसी तरीके से आपका पार्ट B रहेगा, सेकेंड सेक्शन रहेगा, ओके, मैथ्स 2 का। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन सेकेंड ट्रू और फॉल्स है, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 A एनी 2 फ्रॉम 3, B है एनी 2 फ्रॉम 3। 6 में क्वेश्चन नंबर A बीट रहेगा, B बीट और C बीट, ओके। एनी 2 फ्रॉम 3, एनी 1 फ्रॉम 2 एंड एनी 1 फ्रॉम 2।
तो उससे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पेपर पैटर्न कम्प्लीटली सेम रहेगा। ओके, चलो ये हमारा पेपर पैटर्न है। तो आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, मैथ्स 2 का पेपर पैटर्न हमने देखा है और साथ में हमने सिलेबस क्या होता है ये भी डिटेल में स्टडी किया। अगले सेशन से हम मैथ्स का एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जल्द ही हम मिलेंगे। थैंक यू।